नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक विचार यात्रा है, जहां हम धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास और समाज से जुड़े गहरे प्रश्नों का मंथन करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको सोचने, समझने और अपनी आत्मा के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करना है। क्या सत्य केवल वही है जो हमें बताया गया है, या फिर सत्य वह है जो हम स्वयं खोजते हैं? आत्म मंथन में हम उन विचारों, ग्रंथों, परंपराओं और वैज्ञानिक खोजों को खोजते हैं जो हमारी चेतना को विस्तार देते हैं। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जहां हर विषय को तर्क, भावनाओं और सत्य की रोशनी में परखा जाएगा, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है। गरुड़ पुराण को पढ़ते हुए मेरे मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ: यदि जीवन को समझने का प्रयास करें, तो आत्मा कभी न कभी तो शरीर में प्रवेश करती होगी, कभी न कभी तो वह प्रकट होती होगी। लेकिन वह अवस्था कौन सी होती है? वह समय कौन सा होता है? क्या ये केवल दो कोशिकाओं गैमेट्स के संयोग और उनके आपसी क्रियाओं का परिणाम मात्र है, जिसके फलस्वरूप बहुकोशीय जीव की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण होता है? या फिर इसे केवल जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानना पर्याप्त होगा? इन प्रश्नों को समझने के लिए मैंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ विचारों को सुना और उन सभी चिंतन प्रक्रियाओं को संजोते हुए आपके समक्ष यह विषय प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चर्चा में मेरी स्वयं की जिज्ञासा भी शामिल है, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक, तो कृपया उसे उसे मुझसे साझा करें, ताकि मैं भी अपने प्रश्नों के उत्तर तक खोज सकूं और इस रहस्य को और गहराई से समझने का प्रयास कर सकूं। जीव में आत्मा कब आती है? यह प्रश्न दर्शन, धर्म और विज्ञान के बीच गहन चर्चा का विषय रहा है। विज्ञान इसे शारीरिक विकास के रूप में देखता है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे चेतना से जोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना का जन्म। विज्ञान के अनुसार चेतना का विकास मस्तिष्क, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र की जटिलता पर निर्भर करता है। आइए इसे भ्रूण विकास की प्रक्रिया के अनुसार समझें। प्रथम 2 सप्ताह जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, निषेचन के तुरंत बाद केवल कोशिकाओं का विभाजन होता है। इस समय कोई मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता, इसलिए चेतना या आत्मा की उपस्थिति का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। 4 से 6 सप्ताह, भ्रूण की प्रारंभिक संरचना, हृदय धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता। तंत्रिका तंत्र का निर्माण आरंभ होता है, जिससे न्यूरल ट्यूब बनने लगती है। चेतना का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता, लेकिन यह महत्वपूर्ण चरण है। 3 मौतुदाद सप्ताह, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास, मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना बनने लगती है। अब शिशु के शरीर में हलचल होने लगती है, लेकिन ये रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं। कुछ न्यूरल गतिविधियां, न्यूरल एक्टिविटी देखी जा सकती है, लेकिन पूर्ण चेतना नहीं होती। सौर एनोफोकनाइन सप्ताह, चेतना के प्रारंभिक संकेत। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय भ्रूण बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। यह एक संकेत हो सकता है कि चेतना विकसित होने लगी है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि आत्मा या चेतना इसी समय प्रवेश करती होगी। 5 युआचिफिडोडुआचिवाइट सप्ताह, चेतना का स्पष्ट संकेत। अब भ्रूण अपने परिवेश की हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगता है। ईईजी तरंगों द्वारा मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि दर्ज की जा सकती है। इस अवस्था को न्यूरोसाइंटिस्ट चेतना की शुरुआत मानते हैं। 6 तृतीय सप्ताह, स्मृति और सीखने की क्षमता। भ्रूण अब मां की आवाज पहचानने लगता है। यह संकेत है कि उसमें स्मृति और अनुभूति की क्षमता विकसित हो रही है। कुछ धर्मों में इसे आत्मा का प्रवेश माना जाता है। जन्म के समय पूर्ण विकसित चेतना। जब बच्चा जन्म लेता है और पहली बार सांस लेता है, तो मस्तिष्क पूरी तरह से कार्यशील हो जाता है। इस समय शिशु स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रतिक्रिया देने लगता है। कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्मा इसी क्षण शरीर में पूरी तरह से प्रवेश करती है। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। 1 वेदांत, आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे होता है और गर्भधारण के समय ही जीव में प्रवेश कर जाती है। 2 बौद्ध दृष्टिकोण, जीवन पुनर्जन्म चक्र का हिस्सा है और चेतना गर्भधारण के साथ प्रवेश कर सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक आध्यात्मिकता, चेतना मस्तिष्क के विकास पर निर्भर करती है, इसलिए यह क्रमशः विकसित होती है। विज्ञान के अनुसार
आत्मा या चेतना भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ क्रमशः उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया विचिमायत सप्ताह तक स्पष्ट हो जाती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण इसे गर्भधारण के क्षण से भी जोड़ते हैं। आत्मा का अस्तित्व केवल जैविक नहीं बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्न भी है, जिस पर विज्ञान और धर्म की अलग अलग व्याख्याएं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवात्मान का प्रवेश जीव में कब होता है, यह विभिन्न दर्शनों और परंपराओं में भिन्न भिन्न रूप से व्याख्यायित किया गया है। इसे परमाणुओं, एटम्स और चेतना के प्रवाह के साथ भी जोड़ा जा सकता है। वेदांत और उपनिषदों के अनुसार वेदांत कहता है कि आत्मा नित्य इटर्नल है और जन्म मरण से परे है। जब किसी जीव का शरीर बनता है तो आत्मा उसमें प्रवेश कर उसे चेतन बनाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा भुआ हुआ, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। कंसेप्शन के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन इसकी पूर्ण सक्रियता गर्भकाल के मध्य या जन्म के समय होती है। योग और सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मपुरुष और प्रकृति के तत्व का संयोग ही जीवन की उत्पत्ति है। जब निषेचन होता है तो जीवात्मा में प्रवेश कर लेती है और कर्मों के अनुसार उसके शरीर और गुणों का विकास होता है। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा गर्भाधान के समय शरीर में प्रवेश कर लेती है, लेकिन छठे माह से यह धीरे धीरे अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां प्राप्त करने लगती है। 7वें से 8वें महीने में आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को महसूस कर सकती है और रोती है, लेकिन जन्म होते ही ये स्मृतियां विलुप्त हो जाती हैं। अब यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परमाणु सिद्धांत के साथ जोड़ा जाए तो कुछ गूढ़ बातें निकल कर आती हैं। 1. कण कण में चेतना। वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड में हर कण चेतन है। जब परमाणुओं का एक विशेष संयोजन जीव की रचना करता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। यह संयोग तभी होता है जब शरीर चेतना धारण करने के लिए तैयार होता है। 2. क्वांटम भौतिकी और आत्मा। आधुनिक क्वांटम भौतिकी या फिजिक्स बताती है कि चेतना कॉन्शियसनेस मूल रूप से ऊर्जा ऑपरेशन से जुड़ी होती है। जब निषेचित अंडाणु में न्यूनतम विद्युत और जैविक गतिविधि शुरू होती है तो यह आत्मा के प्रवेश का संकेत हो सकता है। स्पंदन और आत्मा का संबंध। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी निरंतर स्पंदित होती रहती है। आत्मा जब किसी विशेष तरंग फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तो वह शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह वही समय हो सकता है जब भ्रूण में हृदय धड़कना शुरू करता है, लगभग 6 सप्ताह के बीच। क्या आत्मा निषेचन के समय आती है या बाद में? अगर आत्मा परमाणुओं और ऊर्जा का ही एक स्वरूप है तो वह पहले से ही पदार्थ में समाहित होगी और उचित परिस्थितियों में विकसित होकर चेतन बनेगी। लेकिन अगर आत्मा एक अलग चेतन शक्ति है तो वह गर्भाधान के समय या भ्रूण के विकसित होने पर प्रवेश कर सकती है। वैदिक दृष्टि से यह आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा निषेचन के समय जीव में प्रवेश करती है, लेकिन इसकी सक्रियता गर्भ में धीरे धीरे बढ़ती है। विज्ञान इसे चेतना के क्रमिक विकास के रूप में देखता है, लेकिन परमाणुओं और ऊर्जा की दृष्टि से इसे क्वांटम चेतना, क्वांटम कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। आत्मा का प्रवेश और उसका कार्य जीव की स्पंदनात्मक ऊर्जा और कर्मों पर निर्भर करता है, जो जन्म के समय अपने पूर्ण रूप में व्यक्त होती है। अतः आत्मा का प्रवेश केवल जैविक घटना नहीं, बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जो चेतना, स्पंदन और परमाणुओं की ऊर्जाओं के मेल से होती है। हर एक कोशीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आत्मा होती है या नहीं, यह प्रश्न विज्ञान और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण से गहरी चर्चा का विषय है। यदि आत्मा को चेतनस के रूप में समझें तो क्या एक कोशीय जीव चेतना रखता है? इसे 2 भागों में समझते हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या एक कोशीय जीव में आत्मा होती है? वेदांत और उपनिषदों के अनुसार आत्मा हर जीव में होती है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। ईशोपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यां जगत में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। आत्मा का अस्तित्व केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त सजीव जगत में है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो आत्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है वह अविनाशी है, अर्थात आत्मा किसी भी आकार प्रकार के भेद से मुक्त है। जैन दर्शन और सूक्ष्म जीवों में आत्मा। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अस्तित्व सूक्ष्मतम जीवों में भी होता है। एक कोशीय जीव भी एक निगोदिया जीव हो सकता है जो अनंत जन्मों तक इसी अवस्था में रह सकता है। यह माना जाता है कि सूक्ष्म जीवों में भी आत्मा होती है, लेकिन उनकी चेतना सीमित होती है।
सांख्य दर्शन और प्रकृति पुरुष सिद्धांत। सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मा पुरुष और प्रकृति प्राकृतिक तत्व का संयोग ही जीव है। एक कोशीय जीव भी प्रकृति का उत्पाद है और उसमें चेतना का अंश हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या एक कोशीय जीव चेतना रखता है? एक कोशीय जीव की विशेषताएं। एक कोशीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि में जटिल गतिविधियां होती हैं। 1. पर्यावरण को पहचानना। अमीबा भोजन की ओर बढ़ता है और विषैले पदार्थों से बचता है। प्रतिक्रिया देना, ये बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 3. ऊर्जा उत्पन्न करना। कोशिका के भीतर जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। 4. प्रजनन करना। एक कोशीय जीव विभाजन बाइनरी फिशन के माध्यम से नए जीव बनाता है। इन सभी गुणों को प्रारंभिक चेतना के रूप में देखा जा सकता है। न्यूरोसाइंस और चेतना। विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क, ब्रेन और न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी होती है। एक कोशीय जीव के पास कोई मस्तिष्क नहीं होता, लेकिन वह निर्णय ले सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। इसका मतलब है कि चेतना किसी हद तक कोशिका के भीतर के जैविक नेटवर्क में भी हो सकती है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि चेतना एक मूलभूत ऊर्जा रूप हो सकती है। डॉडल स्टुअर्ट हैमरॉफ और भौतिक विज्ञानी सर रोजर पेनरोज का कहना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स चेतना उत्पन्न कर सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि चेतना पानी के अणुओं और कोशिकीय संरचनाओं में भी हो सकती है, जिससे यह संभव होता है कि एक कोशीय जीव में भी चेतना का कुछ अंश मौजूद हो। क्या एक कोशीय जीव में आत्मा होती है? आध्यात्मिक दृष्टि से वेदांत, जैन दर्शन और सांख्य के अनुसार आत्मा सभी जीवों में होती है, चाहे वह एक कोशीय हो या बहुकोशीय। लेकिन आत्मा की चेतना का स्तर जीव की जटिलता के अनुसार भिन्न हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक विज्ञान कहता है कि चेतना तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। एक कोशीय जीव भी बाहरी दुनिया को पहचान सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है और जीवन चक्र पूरा कर सकता है। क्वांटम चेतना के सिद्धांत के अनुसार चेतना मूल रूप से ब्रह्मांड के हर कण में हो सकती है। अतः यदि चेतना ही आत्मा का लक्षण है, तो एक कोशीय जीव में भी आत्मा का एक सूक्ष्म अंश हो सकता है, लेकिन इसकी चेतना सीमित होती है और यह पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाती। तो आज के इस एपिसोड में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि ये विषय बहुत ही गहरा और व्यापक है और जो कुछ हमने आज साझा किया वह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से इसमें कई पहलू छूट भी गए होंगे। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि अपने विचार, प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। इससे हमें और भी बेहतर तरीके से इस विषय को समझाने और आपके सवालों के जवाब देने में सहायता मिलेगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। आप सभी के समर्थन से ही हम इस प्रकार की गहन और उपयोगी चर्चाएं आगे भी ला सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।